हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम भौतिक विज्ञान का अनसोल्ड पेपर जो 2026 में पूछा गया था और जिसका सेट नंबर 1 और इसका कोड नंबर 346 डीएस को लेकर आए हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर 4 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 से 3 तक नहीं देखे तो वो हमारी चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखें। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह द्विध्रुव 1 गुना 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो द्विध्रुव को 0 अंश स्थिति से 180 अंश तक घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो आपको इधर दो आवेश दे रखे हैं, है ना। इधर दो बिंदु आवेश है, एक है आपका +10 माइक्रोकुलाम, दूसरा है -10 माइक्रोकुलाम का आवेश। और जो इसके बीच की दूरी दे रखी है तो वो दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम ये बताएं कि द्विध्रुव क्या होता है। तो द्विध्रुव होता है कि जिसके आवेशों की संख्या तो समान होती है पर उनके जो चिन्ह होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ही द्विध्रुव कहते हैं। तो आगे आपको इतना समझ में। तो इसमें क्या है कि ये क्या है, एक द्विध्रुव है और इसके बीच की दूरी ये दे रखी है। तो आपको इसके नाम से ही पता चल जाए क्या लिखा है, द्वि लिखा है। द्वि का मतलब क्या होता है, दुगना, है ना, दो। और वो भी क्या है इसमें, दुगना लंबाई। तो जो द्विध्रुव होता है उसकी जो लंबाई होती है तो वो L ना होकर 2L होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है और अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके न्यूमेरिकल का आंसर भी नहीं आएगा, चाहे कितनी ही कोशिश कर लेना। ठीक है, तो ये है। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। एक तो आवेश दे रखा है हमें कितना, +10 माइक्रोकुलाम, और दूसरा आवेश दे रखा है -10 माइक्रोकुलाम। अब अगर हमें इस माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करना है तो आप याद रखना कि जब भी हमें माइक्रो को कुलाम में चेंज करना होता है तो हमें 10⁻⁻6 से गुना करनी होती है। तो आ जाएगा इधर 10 गुना 10⁻⁻6 कुलाम और ये आ जाएगा -10 गुना 10⁻⁻6 कुलाम। और दूसरा क्या दे रखा है, इनके बीच की दूरी यानी 2L कितनी दे रखी है आपको, 2 सेंटीमीटर। और जब भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम इसमें 10⁻⁻2 से गुना कर देंगे। आ गया इतना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है, यह है द्विध्रुव 1 गुना 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है ये ई का, हमें इसमें मान दे रखा है 1 गुना 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर में। आगे क्वेश्चन में दे रखा है द्विध्रुव को 0 अंश स्थिति से 180 अंश तक घुमाने के लिए। तो आपको यहाँ θ1 का मान दे रखा है 0 डिग्री और θ2 का मान दे रखा है 180 डिग्री। और आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी आपसे यहाँ U का मान पूछा गया है। तो अब ये क्या है बच्चों, द्विध्रुव है और द्विध्रुव को किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं द्विध्रुव को। और इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है P = Q गुना 2L। ठीक है, एक तो ये सूत्र हो गया। तो ये सूत्र किसका है, तो ये सूत्र है हमारा द्विध्रुव का। और हमें इसमें निकालना क्या है, आवश्यक ऊर्जा को निकालना है और इसका सूत्र होता है U = PE cos θ1 माइनस cos θ2। अगर हमें θ1 और θ2 दे रखे हैं तो फिर ये सूत्र होगा, और अगर केवल एक ही थीटा दे रखा है तो सिर्फ आया cos θ। ठीक है, तो जब हमें इस वाले सूत्र से U का मान निकालना है तो आपको दिख रहा होगा कि E तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है पर हमें P नहीं दे रखा है ना, तो वो इस वाले सूत्र से ही निकलेगा, द्विध्रुव के सूत्र से। तो हमारा सूत्र होता है P = Q गुना 2L। और जब भी सूत्र को एग्जाम में लिख कर आओगे तो एक डिब्बे में बंद करके आना, क्योंकि एग्जामिनर को फिर इसमें सूत्र अलग से चमक जाएगा आपका। ठीक है, तो P = Q क्या है, अब आवेश इसमें कितने दे रखे हैं, 1 और 2। तो हम इसमें केवल एक ही आवेश को लेते हैं और वो भी कौन से वाले को, जिसके साथ हमारा प्लस का चिन्ह होता है। तो ये हमारा 10 गुना 10⁻⁻6 हो गया।
और गुना 2l कितनी दे रखी है आपको, तो 2l दे रखी है 2 गुना 10 की घात माइनस के 2, है ना, 12 है ना ये, ठीक है। अब हम इसकी आपस में गुना कर देते हैं तो ये 10 दूनी हो जाएगा आपका 20, और अगर 6 और 2 कितनी हो जाएगी 8, 10 की घात माइनस के 8। पर हम इतना नहीं छोड़ सकते, हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। इधर लिखा है आपका क्या, 20 लिखा है। अब हम समझ रहे हैं भाई इसके आगे क्या होगा, दशमलव होगा, और आगे आप इसके कितनी भी जीरो कर सकते हो। अब हमें इस दशमलव को कहाँ लाना है, उल्टे हाथ की तरफ लेकर आना, और उल्टे हाथ की तरफ क्या होता है, प्लस होता है। तो कितना स्थान खुदाया है, सिर्फ एक स्थान, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका p बराबर, अब जो हमारा दशमलव इसके बाद था तो ये आ गया इधर, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 2.0, तो इसे तो हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हैं, और गुना 10 की घात क्या है, माइनस के 8 है। अब एक स्थान इधर खुदाइए तो मतलब कि प्लस का 1 हुई है, तो आपका p हो जाएगा 2 गुना 10 की घात 8 में से 1 जाएगी तो आ जाएगी हमारी माइनस के 7। अब ये हमारा p का मान आ चुका है। अब बस इसमें रख देंगे सूत्र में, क्योंकि हमसे पूछा गया आवश्यक ऊर्जा, और आवश्यक ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों हमारी आवश्यक ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। और इसे भी अब हम एक डिब्बे में बंद कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा U बराबर P का मान कितना आया है, 2 गुना 10 की घात माइनस के 7, और गुना E का कितना है, E है ये हमारा 1 गुना 10 की घात कितनी है, 5 है, ठीक है। और क्या दे रखा है, कोस थीटा 1 का मान कितना है आपका 0 डिग्री, और इसका है 180 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री और माइनस कोस 180 डिग्री। चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, और अगर कोस 180 डिग्री पूछा जाए तो उसका मान होता है माइनस का 1, मतलब कोस 0 डिग्री का कितना हुआ मान 1, और कोस 180 डिग्री का कितना हुआ, तो 180 डिग्री का हो जाएगा कितना, माइनस का 1। तो होगा आपका u बराबर 2 गुना, अब हम इन घातों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 10 की घात माइनस के 7 और प्लस के 5, तो अगर 7 में से 5 जाएगी तो आएगी 10 की घात माइनस के 2, कितनी आएगी, 10 की घात माइनस के 2, क्यों आएगी, इधर है 10 की घात माइनस के 7, उधर है 10 की घात प्लस के 5, ठीक है। तो आपको पता है जो माइनस प्लस होता है तो वो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, माइनस होगा, तो अगर 7 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन चिन्ह हमेशा किसका लगता है, बड़े वाले का, तो इसके आगे किसका है, माइनस का, इसीलिए ये ऐसे आया है, ठीक है। जिन बच्चों को पता है उनके लिए ठीक है, पर जिन्हें नहीं पता ये उन्हें भी मैंने समझा दिया है। अब देखो कोस 0 डिग्री का कितना है मान, तो इसका है 1, और क्या है माइनस, और कोस 180 का होता है हमारा माइनस का 1, हो गया। तो u बराबर 2 गुना 10 की घात माइनस के 2 और 1, और हमें पता है माइनस माइनस होता है क्या, प्लस 1। तो अब जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो होगा गुना कितना, 2, हो गया। अब हम इसकी गुना इसके साथ कर सकते हैं, तो हो जाएगा u बराबर 4 गुना 10 की घात माइनस के 2 जूल आंसर। इसका जो आंसर आता है ऊर्जा का, तो वो किस में आता है, जूल में आता है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको ये क्वेश्चन अभी हार्ड लग रहा होगा, पर अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसे आसानी से कर पाओगे, कि इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें इसमें p का मान को निकालना है, जो कि इस सूत्र से आता है कि p बराबर q गुना 2l, ठीक है। और फिर हमसे क्या पूछा गया, आवश्यक ऊर्जा पूछी गई है, जिसका सूत्र होता है U बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे कर सकते हो, ये हो गया। और दूसरा हो गया हमारा ये। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो बच्चों 2025 के सेट में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख को बनाइए, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 2025 में भी आया है और 2026 में भी आया है, ठीक है। और अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा
तो इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसीलिए इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख को बनाइए और संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। अब आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसका मतलब एक होता है इसमें कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और दूसरा होता है इसमें कौन सा क्षेत्र, हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे आखिर होती क्या है, तो ऐसी तरंगे जिनका निर्माण परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हो तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। अब जो ये परिवर्ती लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है हमारा बदलता हुआ, मतलब कि ये चेंज होता रहता है। और ये चेंज कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, जैसे ये हमारा एक्स अक्ष, ठीक है, ये है हमारा वाई अक्ष और ये होता है हमारा कौन सा, जेड अक्ष। तो जैसे इधर से हमारा विद्युत क्षेत्र जो है पहले तो आया ऊपर, मतलब इस वाली रेखा के, और ये रेखा कौन सी है, तो ये हमारी संचरण की दिशा। संचरण की दिशा का मतलब होता है कि ये जो तरंगे आ रही हैं तो ये जिस दिशा में आगे की ओर जा रही हैं उन्हें ही कहते हैं संचरण की दिशा। मतलब कि ये वाली दिशा ये दिखा रही है कि जो ये तरंगे आ रही हैं तो ये इसी दिशा में जाएंगी, ये ऐसी मतलब ऐसे नहीं आएंगी उल्टी। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा पहले तो विद्युत क्षेत्र ई आया ऊपर, ठीक है, और फिर दूसरी बार में विद्युत क्षेत्र ई आ गया हमारा इधर नीचे, मतलब कि ये चेंज हो रहा है। पहले ये इस वाली संचरण की दिशा के ऊपर था और फिर ये आया कहाँ, इसके नीचे आ गया। ऐसे ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी चेंज हो रहा है ना, बदल रहा है। पहले चुंबकीय क्षेत्र कहाँ था, नीचे था, और फिर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आया, ऊपर आया। ठीक है, तो इसीलिए इसमें किसका यूज हुआ है, परिवर्ती, मतलब कि जो ये विद्युत क्षेत्र और हमारा चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ऐसी तरंगे जिनका निर्माण परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हो तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम इसको बताएंगे कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर लंबवत होते हैं। तो बच्चों ये कैसे होते हैं हमारे ई और बी लंबवत, तो ये ऐसे होते हैं कि जो ई है इसकी जो ये रेखाएं हैं ई, ये ऐसे जा रही हैं तरंगे ऐसे करके, और जो हमारा बी है इसकी ये तरंगे ऐसे आ रही हैं नीचे को। अब ये देखो कि जो हमारा वर्ड यूज हुआ है लंबवत का मतलब क्या होता है, लंबवत का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है इनके बीच में, और 90 डिग्री का कोण हो रहा है ऐसे कि जैसे आप किसी जमीन पर ऊपर खड़े हो तो आप उससे कौन सा कोण बना रहे हो, 90 डिग्री का। ऐसे ही जो ये वैद्युत क्षेत्र की ये तरंगे हैं तो ये इसके साथ चुंबकीय तरंगों के साथ कैसी हैं, लंबवत हैं, मतलब कि ये इनके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। और दूसरा कि जो इनके संचरण की दिशा के भी कैसी है, ये 90 डिग्री का ही कोण बना रही हैं, जो ये संचरण की दिशा जा रही है। अगर हम इस विद्युत क्षेत्र की बात करें और इधर जा रही है हमारी क्या, संचरण की दिशा, तो ये विद्युत क्षेत्र इसके है नहीं लंबवत, है ना, 90 डिग्री है। ऐसे ही जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ये भी इसके क्या है, लंबवत है, तो ये भी क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण, है ना। तो इसीलिए इसमें ये दो लाइन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे 2025 के सेट में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो इनके संचरण की दिशा के ये कैसी होती हैं, लंबवत होती है, मतलब ये कौन से डिग्री का कोण इनके साथ बनाती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनका निर्माण परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हो तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं, और इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर लंबवत और संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अब ये इतना तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपसे केवल इतना क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एग्जाम में इतना लिखकर आओगे, ठीक है, कि इधर ई इधर बी इधर ई और इधर बी लिखोगे। पर अगर आपसे एग्जाम में आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम
तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। अब ये आयाम क्या होता है बच्चों? तो आयाम का मतलब होता है हमारा अधिकतम मान, मतलब कि जहां उनका अधिकतम होगा मान, मतलब अधिकतम मान कहाँ होगा? तो आपको पता है जो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र जा रहा है इसका अधिकतम मान इस ये मध्य बिंदु से इसके इस पर होगा, बिल्कुल है ना, पॉइंट पर, शिखर मान पर। ऐसे ही ये जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की मतलब चुंबकीय तरंग जो जा रही है इसके बिल्कुल उस पर होगा, शिखर पर। तो अधिकतम मान को आयाम कहते हैं। तो इसका आयाम होगा ई नॉट, इसका आयाम इधर क्या होगा, बी नॉट। तो ये आपको एग्जाम में दिखाना होगा क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ ये बोला गया है कि आपको इनके आयाम को भी दिखाना है। ऐसे ही इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन ये वाला नहीं दे रखा, सिर्फ इतना ही है, तो आपको ये लिख कर आना ई बी बी ई, ठीक है। तो इसका चित्र आप ऐसे करोगे, घेरा इसका चित्र, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही चित्र आपको एग्जाम में आना है बनाकर। और ये ई नॉट बी नॉट ई ये नॉट क्या है? तो ई नॉट है कि विद्युत क्षेत्र का आयाम और बी नॉट है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, ठीक है। और आपको इसमें एक नोट मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया है कि ताकि आप इस चीज को भूलोगे नहीं, पर आपको एग्जाम में ऐसे लिखकर नहीं आना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मध्य से चोटी तक की दूरी को, जो ये मध्य बिंदु है इससे इसकी चोटी तक की दूरी को ई नॉट और बी नॉट से दिखाएंगे बस क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपका अगला क्वेश्चन है कि तार का प्रतिरोध R है, यदि इसी तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने दिमाग में सिर्फ इतना सेट करना है कि ये जो क्वेश्चन लिखा है तो ये आपको हरा नहीं सकता, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये आपको हरा सके। आपको दिमाग में सिर्फ इतना सेट करना है कि आप इसको हरा सकते हो, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आप इसकी अच्छे से अच्छे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप 90 प्लस नंबर ला सकते हो। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है कि एक हमने क्या लिया है, तार लिया है, और अब इन्होंने क्या काम किया है कि इस तार का मतलब इस तार को क्या कर दिया, खींच दिया। और जब इन्होंने इस तार को खींच दिया तो जो इसकी L थी लंबाई, तो वो इसकी N गुना हो गई, इतनी ज्यादा हो गई, है ना। पहले तो L थी, अब N और आ गई, ठीक है। तो आपको इस तार का नया प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है। तो आप इसके बारे में 1-2 लाइन एग्जाम में जरूर लिख कर आओगे क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इसमें लिखोगे, माना तार की लंबाई L, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध R है, पर कब है? जब हमारा सिंपल तार है। अब आगे क्या होगा? अब आगे इसे हमने खींच दिया तो क्या हो जाएगा? तो तार की लंबाई को n गुना खींचा जाए तब लंबाई L डैश और क्षेत्रफल A डैश, तथा अब हमारा जो प्रतिरोध होगा तो वो R डैश होगा। तो तार को खींचने पर जो हमारी नई लंबाई आएगी कितनी आएगी कि L तो ये थी और N और I है बड़ी है, तो कितनी होगी? N गुना L हो गई, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम करना है कि इसका आयतन को बराबर रखना है। ऐसा क्यों होगा? आपको ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि इस तार को केवल खींचा गया है, इसमें कोई भी पदार्थ निकाला नहीं गया इससे, या फिर इसमें जोड़ा नहीं गया। तो जो इसके पदार्थ की मात्रा है तो वो उतनी ही रहेगी, इसीलिए हम इसका आयतन आपस में बराबर रखेंगे। क्योंकि देखो तार तो वही है, सिर्फ इसे खींचा गया है, तो इसका जो पदार्थ है उस पर कोई भी प्रभाव मतलब पड़ा नहीं है ना, उतना का उतना ही है। तो इसीलिए तार खींचने से पहले का आयतन बराबर होगा तार खींचने के बाद का आयतन। अब आपके दिमाग में आएगा कि आयतन कैसे करें यार इसका। अब आयतन की हो तो गई है बात, पर आयतन में इसके में हम आखिर लिखेंगे क्या? तो अगर तार को हम एक पानी की पाइप की तरह समझे तो पाइप में
जितनी जगह होगी वह इस बात पर निर्भर करेगी कि आखिर पाइप कितना लंबा है और जो उसका मुंह है तो वो कितना चौड़ा है, यानी उसका क्षेत्रफल है ना, कि उसका मुंह कितना चौड़ा है और उस तार की हमारी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इस तार में आपको ये जगह पता करनी है, तो बस जगह पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर इस तार की लंबाई कितनी है और इस तार का जो मुंह है वो कितना चौड़ा है, तो मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आयतन होगा हमारा कि इसकी लंबाई गुना इसका क्षेत्रफल, और तार खींचने के बाद आयतन हो जाएगा L डैश A डैश। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, हम इसके क्षेत्रफल को एक साथ रख लेंगे। ए है यहाँ और ये ए डैश इसके साथ हमारा गुना में है, तो इधर आकर ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इधर क्या बचा, एल डैश, तो ये एल इसके साथ गुना में है तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब चूंकि आपको क्या पता है, चूंकि आपने ये बात पहले लिख ली कि एल डैश बराबर एन गुना एल के है, तो हम इस L डैश की जगह हम N गुना L रख देंगे और ये L ऐसी रहेगा। अब इस L से ये L कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, N के बराबर। कैसे हो गया, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि जहां भी A बटे A डैश होगा या फिर L डैश बटे L होगा, तो ये दोनों N के ही बराबर होंगे। तो ये तो हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसका आगे यूज होगा इसलिए हम इसे ऐसे कर रहे हैं। अब जैसे हमने तार का आयतन बराबर रखा था, ऐसे ही हम इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बराबर रखेंगे। ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि हमारा तार तो वही है, ठीक है, और इसका जो पदार्थ है वो भी नहीं हुआ है चेंज, उसे केवल खींचकर ही तो उसकी ये लंबाई हुई है ना। तो इसीलिए इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है तो वो भी हमारा कैसा रहेगा, आपस में बराबर रहेगा। और हमारे जो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है तो वो होता है रो बराबर आर ए बटे एल, क्योंकि इसी पेपर सेट में विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी पूछी गई थी। तो ये तो आपको अब होगा याद कि विशिष्ट प्रतिरोध होगा हमारा रो बराबर आर ए बटे एल। ठीक है, तो आप इधर लिखोगे तार खींचने से पहले विशिष्ट प्रतिरोध हमारा बराबर होगा तार खींचने के बाद विशिष्ट प्रतिरोध के। तो इसीलिए आर ए बटे एल बराबर आर डैश ए डैश और बटे क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा आर ए एल डैश और बराबर हो जाएगा आर डैश ए डैश और गुना एल। हो गया, ठीक है जी। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको आर डैश को इधर लाना है क्योंकि आपको क्या चाहिए, नया प्रतिरोध। तो इसको इधर तो हो जाएगा आर ए एल डैश। हो गया, अब हमें क्या चाहिए, आर डैश का मान चाहिए सिर्फ, तो आर डैश के साथ ये दोनों क्या है, गुना में है, तो ये इधर आकर इसके नीचे आ जाएंगे आर ए एल डैश बटे ए डैश और गुना एल है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आर डैश बराबर आर तो ऐसे ही रखो आप, है ना। अब ये देखो ए बटे ए डैश आ रहा है, तो ए बटे ए डैश और एल डैश बटे एल। और आपको पता है कि इधर जो हमने समीकरण 1 में करा था कि ए बटे ए डैश भी क्या आएगा, एन आएगा, और एल डैश बटे एल भी हमारा क्या आएगा, एन आएगा। तो आप इधर लिख सकते हो क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर आर गुना इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और इसकी जगह भी एन आ जाएगा। तो एन की गुना एन में होगी तो क्या हो जाएगा, आपका एन स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आर एन स्क्वायर। तो आपका आर डैश कितना आया, आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर क्या आया। तो बस इसे ही तो हमें निकालना था कि नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम करना है कि जो लंबाई दे रखी है नई, तो वो हमारी पुरानी लंबाई की n गुना है। दूसरा काम करना है, इसके आयतन आपस में क्या करने हैं, आपको बराबर करने हैं। तीसरा काम करना है कि इसके विशिष्ट प्रतिरोध को बराबर करना है, जिससे आपका क्या आ जाएगा, तो जिससे आपका इसके नए प्रतिरोध का मान आ जाएगा। आगे समझ में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों आप खुद देखो कि ये दोनों ही क्वेश्चन 2025 के सेट में आ चुके हैं और ये हमारे फिर 2026 के में भी आए हैं।
तो इसका मतलब आपको इन क्वेश्चन को भी जरूर ही तैयार करना ही है, क्योंकि 2025 के सेट में आपसे एक में पूछा गया कि सिर्फ इसकी ये परिभाषा, और एक में पूछा गया है इसकी परिभाषा को उदाहरण सहित समझाइए, और फिर इसके ऊपर एक क्या दे दिया गया था, एक न्यूमेरिकल दे दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बस इतना समझो कि आखिर ये जो विखंडन है, विखंडन का मतलब होता है क्या, टूटना। विखंडन का मतलब होता है टूटना, और जबकि जो ये संलयन है, संलयन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, विखंडन का मतलब है टूटना और जबकि संलयन का मतलब होता है जोड़ना। तो इसमें आएगा कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मतलब कि नाभिक के टूटने वाली क्रिया क्या है, जब किसी भारी नाभिक पर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो जो भारी नाभिक है तो वो टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है, और इस घटना को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा भारी नाभिक कौन सा है, यूरेनियम है। कौन सा है, हमारा यूरेनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 92 और इसका परमाणु भार होता है 235। अब इस पर क्या किया गया, अब इस पर हमने न्यूट्रॉन की बमबारी करी। तो बच्चों, इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी करने का अर्थ ये नहीं है कि इतने सारे लिए हैं न्यूट्रॉन। इसमें समीकरण में तो हम सिर्फ एक ही दिखाएंगे कि हमने एक की ही इसके ऊपर क्या करी है, बमबारी की है, एक ही है न्यूट्रॉन। तो ये तो क्या है, आपका यूरेनियम है, और ये क्या है, तो ये आपका है न्यूट्रॉन। ठीक है, कर दी। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर इसकी बमबारी की तो क्या हुआ कि ये दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया। एक तो हमारा क्या, बेरियम, क्या बेरियम, और दूसरा है आपका क्रिप्टन। क्या क्या है, एक तो है आपका क्या, बेरियम, और दूसरा है आपका क्रिप्टन। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक आपको याद देखो करना ही पड़ेगा, 56, और ऊपर होता है इसका 144, और जबकि क्रिप्टन का होता है 36 और ऊपर होता है हमारा 79। और प्लस प्लस क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन भी आते हैं इसमें बाहर और ऊर्जा भी निकलती है। अब ऐसा कैसे हुआ, अब इसे हम कैसे कर सकते हैं बैलेंस, तो इसे हम बच्चों ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमारी क्या थी, यूरेनियम था, ये है 92U235, इससे हमने न्यूट्रॉन की बमबारी की तो हमारा क्या बना, बेरियम बना जो 56 144 है। ठीक है, और हमारा क्या बना, क्रिप्टन बना जो कि 36 और 79 है। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आप इसे इसके नीचे वाले को जोड़ो, कितना है हमारा 92, होने दो। आपका काम है इसमें इसका जो ऊपर है उसको जोड़ो। तो उल्टे हाथ पर क्या है, 235 और एक कितना हुआ, 236 है टोटल, और जबकि इधर कितना है, 144 आया और प्लस 79 आया, तो आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया ये 233। अभी यार 3 की और कमी है, अब ये 3 कहाँ से लाए, तो 3 हम ये जो न्यूट्रॉन है इसे ही ले आते हैं, बस इसमें हम 3 की गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3। ऐसा यहाँ लिखा नहीं जाएगा कि यहाँ 3 आएगा, इसका अर्थ है कि 3 की 1 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो इसमें 3 जोड़ दोगे तो ये भी 236 ही हो जाएगा, और प्लस इसमें से कुछ ऊर्जा आ जाएगी। तो इसका अर्थ है कि यूरेनियम के विखंडन से 2 तो हल्के नाभिक आए हैं और 3 क्या आए हैं, न्यूट्रॉन आए हैं, और साथ में इसमें बहुत अधिक ऊर्जा निकली है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी भारी नाभिक टूटता है
भारी नाभिक टूटता है तो वो छोटे 2 नाभिक में या 3 में जिसमें भी टूटे, छोटे नाभिक में टूटेगा और प्लस किसमें? न्यूट्रॉन में, और प्लस क्या हो जाएगी उसमें? ऊर्जा। ठीक है? और आप ये सोचोगे कि ये समीकरण हम कैसे करेंगे याद? तो आप इस समीकरण को अच्छे से अगर 5-6 बार कर लोगे ना रिपीट, तो ये बस आपको याद हो ही जाएगी क्योंकि ये आसान है। आप ये देखो कि इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर 5 है तो इसमें से 2 कम है तो ये 3 आ गई। मतलब ऐसे कुछ भी आप तुक्का लगा के अपने हिसाब से कर सकते हो याद आसानी से। अब अगला है हमारा क्या? नाभिकीय संलयन। तो ये क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इसी घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं, क्योंकि संलयन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है? और इसका एग्जाम्पल क्या है? आपको इसके उदाहरण याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि नाभिकीय संलयन आपसे सीधा सीधा 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले साल पूछा गया था। ठीक है? तो इसका उदाहरण भी उतना ही मेन है, तो आएगा 1H2 और प्लस 1H3, मतलब इसमें नीचे 1-1 और ऊपर हो जाएगा 2 और 1 3। तो इससे मिलकर क्या बनेगा? 1 और 1 2, 2He, और 3 और 2 हुआ कितना है? 5, पर हम करेंगे यहाँ 4 और प्लस 0N1। तो अभी ये 4 और 1 कितना हो गया है? 5 हो गया, और इधर भी क्या है? 5 और प्लस क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। ठीक है? और इस एक H2 को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम ड्यूटेरियम। क्या बोलोगे? ड्यूटेरियम। इसे बोलेंगे ट्राइटियम। क्या बोलोगे इसे? ट्राइटियम। इनके नाम लिखियाना कि फिर हाँ अच्छा लगेगा, मतलब एग्जामिनर को कि हाँ बच्चे को इसके नाम भी पता है। इसमें कुछ नहीं है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिक संलयन से हीलियम नाभिक बनता है और साथ में न्यूट्रॉन और क्या होता है? और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। अब अगला क्वेश्चन है, एक कांच Ng बराबर 3/2 के समतल उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसे कार्बन डाइसल्फाइड Nc बराबर 5/3 में निमज्जित करने पर उसकी फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का पूछा गया था। तो आपको एक बात बता दूं, जो ये लिखा है क्या? निमज्जित। निमज्जित का मतलब होता है बच्चों डुबोया जाता है ना? क्या है? डुबोया जाता है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक तो हमारा कांच का अपवर्तनांक, और वो भी किसमें? हमारा समतल उत्तल लेंस में। ठीक है? तो यहाँ Ng का मतलब है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या है? कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो Ng है कितना? 3/2 है हमारा Ng। अब आगे क्या दे रखा है कि समतल उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है? तो यहाँ आपको फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब सिर्फ इतने से इतने तक का जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो अब आपको इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम करना है आपको इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है। इधर किसकी बात हो रही है? समतल उत्तल लेंस की। तो एक बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि समतल उत्तल लेंस में R1 तो R1 ही रहेगी और R2 हो जाएगी अनंत। ठीक है? समतल उत्तल लेंस की बात की जा रही है, इसका मतलब समतल उत्तल लेंस में R1 तो R1 ही रहती है और जो R2 है तो वो हो जाती है हमारी अनंत। ठीक है? हो गई। तो अब बस सीधा इसमें क्या लगाओगे आप? इसमें लगाओगे आप लेंस मेकर का सूत्र। पर क्यों लगाओगे? क्योंकि आपको यहाँ क्या निकालना है? तो आपको यहाँ सबसे पहले इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि इसमें ये डुबोया गया है तो फिर इसकी फोकस दूरी आपको बतानी है। तो इस दूसरे की फोकस दूरी को बताने के लिए आपको सबसे पहले इतने से इतने तक का क्वेश्चन को पढ़ना है और इसकी क्या निकालनी है? तो आपको इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो हमारा लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर Ng - 1।
और 1/R1 माइनस 1/R2। अरे ये तो बहुत आसान है कि 1/F बराबर NG माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। आ गया इतना समझ में? अब अब क्या करेंगे, 1/F, 1/F की जगह क्या है 10, NG क्या है आपका 3/2 और माइनस का 1, और 1/R1 कितना आएगा, R1 क्योंकि हमारा समतल उत्तल लेंस है, और R2 क्या आ जाएगा 1/अनंत, और 1/अनंत क्या होता है, जीरो होता है। 1/अनंत हमेशा याद रखना क्या होगा, जीरो होगा। 1/अनंत क्या होता है, जीरो हो जाएगा। तो 1/10 हो गया ये। और अगर हम इसका एलसीएम करते हैं, जैसे ये है तो हमने इसका एलसीएम लिया, कितना आया 2, तो 3, तो यहाँ इसकी इसमें गुना, तो 3 माइनस कितना 2, तो 3 माइनस 2 और बटे 2 हो गया, और गुना क्या है यहाँ 1/R1 और माइनस क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, 1/10 बराबर 3 में से 2 गया, 1/2 आ गया, और गुना क्या है, और गुना हमारा 1/R1 है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आया, तो अब हम इसकी क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 10 की 1 में करेंगे तो 10 आएगा, और ये 2R1 आ जाएगा इधर, 2R1 बराबर 10 आ गया। तो R1 के साथ जो ये 2 गुना में है तो ये 10 के नीचे आएगा, तो एक 2 पंचे 10, तो आपका R1 कितना आ जाएगा, तो आपका R1 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलो भाई, अब हमारी R1 तो आ चुकी है, R1 हमें इसमें चाहिए होगा, क्योंकि हम जब अगला इसमें लेंस मेकर का सूत्र को यूज करेंगे तो उसमें हम R1 की जगह R1 के मान को रख सकते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, अब हमारे पास R1 आ चुका है, अब आपको इसमें अगला काम करना है कि क्या किया गया है कि जो ये हमारा लेंस है उसे कार्बन डाई सल्फाइड के अपवर्तनांक में डुबोया गया है, कि जो ये हमारा लेंस है उसे कार्बन डाई सल्फाइड के अपवर्तनांक में डुबोया गया है। तो अब हमें उसके सापेक्ष उसका अपवर्तनांक निकालेंगे। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे लेंस को कार्बन डाई सल्फाइड, लेंस को कार्बन डाई सल्फाइड। आपको वैसे ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें इसमें दे ही रखा है कि एनसी इतना है। में डुबोया जाता है, में डुबोया जाता है, तो अब हम निकालेंगे क्या इसका सापेक्ष अपवर्तनांक, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक को निकालेंगे, जिसको हम फिर उसमें रखेंगे, है ना, आगे फॉर्मूले में अपवर्तनांक। तो वो हो जाएगा n डैश, क्या होगा, पहले हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और फिर नीचे आएगा कार्बन डाई सल्फाइड का अपवर्तनांक। ठीक है, ऊपर तो आएगा हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और फिर नीचे आएगा हमारा कार्बन डाई सल्फाइड का अपवर्तनांक, क्योंकि इसी में इसे क्या किया गया है, डुबोया गया है। तो हमारा Ng का मान कितना था 3/2, और Nc का मान कितना है हमारा है 5/3। तो आपको पता है जब भी ऐसी चीजें 4 नंबर होते हैं एक दूसरे के इसमें बटे में, तो जो आखिरी है तो वो सबसे ऊपर चला जाता है, और जो बीच वाला है तो वो बीच वाले के साथ गुना कर लेता है। तो जब इसकी इसके साथ गुना हुई तो हुआ 3 गुना 3, और नीचे क्या हुआ और नीचे हुआ 2 गुना 5, तो कितना हो गया 9/10 हो गया। तो हमारा अब इधर n डैश का मान आ चुका है। अब हम फिर से इसमें लेंस मेकर का सूत्र करेंगे, तो अब f नहीं f डैश निकालें, क्योंकि हमें इसमें फोकस दूरी को ही निकालना है। तो 1/f डैश बराबर n डैश माइनस 1, हमने इधर n डैश इसीलिए ही निकाला है कि हम इसे इसमें आसानी से रख सकें। 1/R1 माइनस 1/R2, मतलब जो हमने अब तक ये सारा काम किया है तो वो हमने सिर्फ इसी सूत्र के लिए किया है, कि जो ये हमें लेंस मेकर का सूत्र को लगाना है, क्योंकि हमें एक तो ये चाहिए, तो पर इसी के लिए हमें पहले इसका अपवर्तनांक चाहिए था जो हमने फिर निकाला। अब हम इसमें हमें पता है कि समतल उत्तल है तो R2 तो हो जाएगा 0, लेकिन R1 का मान चाहिए था, तो इसीलिए पहले हमने उसको निकाला था ऐसे। ठीक है, तो 1/f डैश बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा n डैश का मान कितना है आपका 9/10 माइनस का 1, और 1/R1 कितना आया आपका 1/5 आ गया, और ये आ गया 1/अनंत, है ना।
और जैसे हमने इसका एलसीएम लिया 9/10 माइनस 1 का मतलब है इसके नीचे 1 तो ये आ गया 10, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10 एकम 10। तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 माइनस 10/10 और इधर है 1/5 और माइनस 0 आ गया 1/f डैश। फिर हम इसे ऐसे कर सकते हैं 1/f डैश बराबर जब 10 में से 9 जाएगा तो आएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस का चिन्ह हमारा 10 के आगे है जो कि हमारी इसमें बड़ी संख्या है। और बटे हो गया 10 और 1/5 तो आ गया आपका कितना 1/f डैश बराबर माइनस के 5 गुना 10 हो गया 50। तो एफ डैश का मान कितना आया, एफ डैश मतलब इसे उल्टा कर दो तो ये आ गया आपका -50 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसी आंसर के लिए इन्होंने हमसे इतनी सारी चीजें निकलवा दी हैं। पर यार 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, कोई आसान तो चीज है नहीं। पर आसान भी है अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपके लिए इससे आसान कुछ भी नहीं है। एफ डैश आ गया हमारा इतना। अब अब हमें ये बताना था कि आखिर इसकी प्रकृति क्या है, क्योंकि आपको पता है इस पर कैसा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, मतलब जो इसकी फोकस दूरी है ऋणात्मक है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, अवतल लेंस। तो ये लेंस कैसा होगा, तो ये लेंस आपका अवतल लेंस होगा। क्यों होगा अवतल लेंस, क्योंकि इसमें हमारी जो फोकस दूरी है किसमें है, ऋणात्मक है। तो ये इसके आंसर होंगे। आप एग्जाम में ऐसे लिखकर आ सकते हो कि चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसीलिए ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।